भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। शंखो चौधरी मूर्तिकार एवं चित्रकार, 1916 से 2006 ईस्वी। जीवन परिचय। शंखो चौधरी का जन्म संथाल परिवार में परगना, बिहार में सन 1916 ईस्वी में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात शंखो चौधरी ने शांतिनिकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। बचपन से ही इन्हें चित्रकला के साथ मूर्तिशिल्प में भी रुचि थी। सन 1946 ईस्वी से ही शंखो चौधरी मूर्तिशिल्प में कार्य कर रहे हैं। इसी वर्ष शंखो चौधरी ने मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का कार्य किया। सन 1945 ईस्वी में वे एक स्मारक प्रतिमा के निर्माण के सिलसिले में नेपाल गए। युद्ध स्मारक में उनकी सहायता के लिए नेपाल में धातु में कास्टिंग का अध्ययन किया, फिर यूरोप जाकर पेरिस और इंग्लैंड में कार्य किया। सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार से इन्हें अनुदान प्राप्त हुआ और इसके फलस्वरूप अनेक कतिपय मूर्तियों के निर्माण में संलग्न रहे। सन 1980 ईस्वी के तंजानिया में दार-इस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। सन 1984 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। प्रदर्शनियों में भागीदारी। शंखो चौधरी ने न केवल उत्कृष्ट कार्य ही किया, बल्कि अपने कार्य को साधारण जनता के सामने भी लाए। इसके लिए चौधरी ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की समसामयिक मूर्तिकला प्रदर्शनी में भाग लिया। सन 1953 ईस्वी व सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया। सन 1959 ईस्वी में 20 कलाकारों की प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया। इनके अलावा भी समय समय पर शंखो चौधरी देश विदेश की आर्ट गैलरियों में अपने उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करते रहे हैं। प्रसिद्धि एवं पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी की ओर से गोल्ड प्लेक प्राप्त हुआ। सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला व इसी वर्ष मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार मिला। सन 1971 ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 1982 में अकादमी की रत्न सदस्यता मिली। सन 2004 में कालिदास सम्मान, ललित कला रत्न मिला। शंखो चौधरी के काम के विषय में कार्ल खंडालावाला ने टिप्पणी की है कि वे एक साथ ही प्रयोगधर्मी, परंपरावादी और आधुनिक कलाकार हैं। वे हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी कला में स्पष्ट अभिव्यक्ति, आवश्यकतानुसार हठ एवं मुखर व्यंजकता है। इनमें जीवन का सच्चा अनुभव, गहरी दृष्टि और विषय के अंतरतम तक बैठने की क्षमता है। अन्य विशिष्ट समसामयिक कलाकार। अकबर पदमसी, 1928 से 2020 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। अकबर पदमसी का जन्म 12 अप्रैल 1928 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आपने कला की शिक्षा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्राप्त की। कला यात्रा। शिक्षा प्राप्त करने के कुछ समय बाद से ही वे पेरिस चले गए, जहां उनका कार्य नियमित रूप से सेंट प्लासाइड गैलरी, जेन्स गैलरी और वेंटाडोर गैलरी में प्रदर्शित होने लगा। सन 1965 ईस्वी में वे रॉक फेलर फेलोशिप पर न्यूयॉर्क गए एवं उन्हें स्टाउट स्टेट यूनिवर्सिटी,
विस्कोन्सिन द्वारा भी बतौर कलाकार आमंत्रित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने चित्रों का प्रदर्शन मॉन्ट्रियल के म्यूजियम ऑफ कंटेम्पोरेरी आर्ट, म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्पररी आर्ट में किया। सन 1967 ईस्वी में वे भारत में रहने के लिए लौट आए। यहां उन्हें सन 1969 में प्रतिष्ठित नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। अपनी योग्यता के तहत उन्होंने कलाकारों और फिल्म निर्माताओं कुछ लघु फिल्मों का भी निर्माण किया, यथा सीजीगी साइजीजी। यह उनके ज्यामितीय चित्रण का सजीव रूपांतरण है। अकबर पदमसी की कला यात्रा की शुरुआत उनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी से होती है, जो उन्होंने सन 1952 ईस्वी में पेरिस में आयोजित की थी। यह प्रदर्शनी 5 दशकों के विभिन्न पहलुओं को अपने में संजोए थी। अन्य समकालीन कलाकारों के समान ही उन्होंने अपनी कला की शुरुआत शरीर रचना से की, मुख्य रूप से चेहरे से। ये समय समय पर इनकी कला में रंगों या श्याम रंग की विभिन्न तानों में प्रकट होते रहे। इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं उनकी शांति और निस्तब्धता को पुकारने वाली छवियां, जो अपने हल्के चमकपूर्ण भावों के साथ हमें आकाश और उससे भी परे ले जाती हैं। स्त्री शरीर भी उनके रूपाकारों का प्रमुख अंग था। इसमें वे जल व तैल रंगों की भूरियां सलेटी रंगतों का प्रयोग करते थे। चित्र 104 नीली औरत पीले में प्रमुख है। कोमल और गूढ़ रंगाघातों से बने उनके चित्रों में वैभव, संतुलन एवं शांति परिलक्षित होती है। अकबर के चित्रण का माध्यम चाहे चारकोल हो या रंग, उनकी कृति का ढांचा, रेखाओं की रचना उसी ओर झुकती प्रतीत होती है जिसमें से कि रूप प्रकट होता है। सन 1960 ईस्वी में जूहू में उन्होंने जीवन से संबंधित कृतियों की रचना की, जिसके लिए सन 1960 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सालों तक अकबर विपरीत युग्मों से खेले हैं, पूरक रंगों की हल्की और गहरी तानों के साथ। इस क्रीड़ा में रंग उनकी त्वचा से उतरकर अन्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करने लगे। ये पदमसी की कला यात्रा का चरम बिंदु है। उन्होंने मूर्ति शिल्प में भी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया है। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं हैं, पर उन्होंने अमूर्त चित्रकला के उदाहरण स्वरूप कुछ चित्रों की रचना की है, जिन्हें वे मेटास्केप कहते हैं। उनकी कला में अत्यधिक संवेदनशीलता है। पदमसी ने अपने चित्रों में अलग अलग तुलिकाघातों अथवा चाकू से रंग लगाकर एक विशेष धरातलीय टेक्सचर उत्पन्न किया है, जिनसे उनके अनेक चित्र जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं। अकबर का चित्रकला के विषय में सीधा सामान्य विचार है कि चित्रों का नेत्रों द्वारा आनंद उठाने में ही उसकी सार्थकता है। उनके विचार से एक चित्रकृति को उसकी शिल्प भाषा के साथ उसके चित्रात्मक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। प्रदर्शनियां अकबर पदमसी ने भारत में अपने चित्रों के कुछ एकल प्रदर्शन किए। 1980 में मुंबई और दिल्ली में लगी उनकी प्रदर्शनियों में उनकी चिंतनशीलता का चरम बिंदु दृष्टिगत होता है। उन्होंने बहुत सी सामूहिक प्रदर्शनियों में भागीदारी की, यथा सन 1982 में लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आर्टिस्ट्स इंडियंस ओन फ्रांस, सेंटर नेशनल दस आर्ट्स प्लास्टिक्स, पेरिस 1985, नेशनल एक्सपोजिशन ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। उन्होंने साओ पाउलो, वेनिस की बिनाले और टोक्यो में भी अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। सम्मान एवं पुरस्कार उन्हें सन 1965 में JDR तृतीय फाउंडेशन फेलोशिप पुरस्कार और सन 1969 से 70 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। अकबर पदमसी उपनिषदों में भी निपुण थे। इनकी कृतियां देश विदेश के विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक संग्रहों में संग्रहीत हैं। पद्मसी कालिदास सम्मान 1962, पद्मभूषण 2010 से सम्मानित कलाकार हैं। पदमसी कला सृजन में सक्रिय रहे। आपकी मृत्यु 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में हुई।
केजी सुब्रमण्यन 1924 से 2016 ईस्वी। केजी सुब्रमण्यन उन बिरले भारतीय चित्रकारों में गिने जाते हैं जिनमें पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला की विशेषज्ञता का समावेश है। उनके द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकों में मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट आदि की ख्याति ऐसी पुस्तकों के रूप में है जिसमें कला की गंभीर विवेचना है और पूर्व तथा पाश्चात्य कला की परंपराओं का गहन अनुशीलन है। शैली की विविधता, मौलिकता और सृजनात्मकता उनकी कला की प्रमुख विशेषताएं हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती हैं। जन्म एवं शिक्षा। केजी सुब्रमण्यन का जन्म वर्ष 1924 को केरल के पालघाट में हुआ था। वे एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। घर में तमिल संस्कृति और बाहर मलयालम। स्नातक की पढ़ाई हेतु वे चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वर्ष 1941 में गए। छात्र के रूप में केजी सुब्रमण्यन मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। सक्रिय राजनीति ने भी उन्हें प्रेरणा प्रदान की। वे भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय थे। वर्ष 1943 में केजी सुब्रमण्यन को इस राजनीतिक सक्रियता के कारण 6 महीने जेल में बिताने पड़े। तत्पश्चात राजनीतिक जीवन से जुड़ी परेशानियों से बचाने के लिए केजी के भाई ने उन्हें दूर शांति निकेतन में पढ़ने के लिए भेजना बेहतर समझा। जब 1944 में केजी सुब्रमण्यन शांतिनिकेतन के प्रसिद्ध कला भवन में छात्र के रूप में दाखिल हुए तो रवींद्रनाथ ठाकुर का निधन हो चुका था। पर कला भवन में नंदलाल बोस, रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी सक्रिय थे। केजी को रामकिंकर और विनोद बिहारी के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। नंदलाल बोस के वे सीधे संपर्क में नहीं थे, परंतु मास्टर मोशाय का कला चिंतन उन्हें रामकिंकर और विनोद बिहारी की मदद से मिला। 1947 में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांतिनिकेतन के हिंदी भवन में अपना प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे तो केजी ने भी इस काम में उनको खास सहयोग दिया। मध्ययुगीन संतों पर बनाए गए इस म्यूरल में केजी को भी कुछ आकृतियां बनाने का अवसर विनोद बिहारी ने दिया। यह एक गुरु का अपने छात्र की प्रतिभा के प्रति विश्वास और सम्मान का प्रतीक था। वर्टिकल बार केजी के कला गुरु खुला नजरिया रखने वाले कलाकार थे। केजी वर्ष 1951 में शांतिनिकेतन से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में अध्यापक नियुक्त हुए। वर्ष 1955 में उन्हें लंदन विश्वविद्यालय के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स की शोध फेलोशिप प्राप्त हुई। वर्ष 1958 से 1961 तक वे हैंडलूम बोर्ड के उपनिदेशक डिजाइन रहे और उसके बाद पुनः बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय में अध्यापन हेतु आ गए। वर्ष 1980 में वे शांतिनिकेतन के कला भवन में अध्यापक बनकर आए। वे अभी भी वहां एमरिटस प्रोफेसर, सम्मान्य आचार्य हैं। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से JDR थर्ड फंड फेलोशिप और ब्रिटेन की क्रिस्टेंशन फेलोशिप भी मिली। वर्ष 1974 से 76 के दौरान वे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। कला यात्रा। केजी सुब्रमण्यन की गणना बंगाल कला शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। हालांकि बंगाल शैली में कला माध्यमों को लेकर कुछ खास तरह के आग्रह रहे हैं, लेकिन केजी सुब्रमण्यन ने उस शैली को आत्मसात करते हुए जहां नए विषयों की तलाश कर अपनी एक विशिष्ट एवं मौलिक शैली विकसित की, वहीं कला माध्यमों को लेकर भी बहुत से नए प्रयोग किए। उनके आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली के प्रभाव स्वरूप परंपरागत माध्यमों एवं जल रंगों का प्रयोग जरूर अधिक दिखाई देता है, किंतु जल्दी ही वे इन आग्रहों से मुक्त हो गए। 60 के दशक तक आते आते उनकी कृतियों में अभिव्यंजना और माध्यमों के स्तर पर उनकी मौलिक एवं स्वतंत्र शैली दृष्टिगत होने लगती है। उन्होंने जल रंगों के साथ साथ तैल रंगों का भी स्वतंत्र और मिश्रित दोनों रूपों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। केजी ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का प्रयोग अधिक किया है।
प्लास्टिक शीटों पर निर्मित उनके चित्रों में जल एवं तैल दोनों रंगों का अद्वितीय सम्मिश्रण देखने को मिलता है। केजी की कला गुजरात और राजस्थान की समृद्ध लोक कला के नजरिए से भी प्रभावित रही है। जिस प्रकार केजी विनोद बिहारी के म्यूरल में एक प्रमुख सहायक थे, उसी प्रकार बाद में केजी ने जब स्वयं के म्यूरल बनाए तो उन्हें भी प्रतिभाशाली छात्रों का सहयोग प्राप्त हुआ। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मा गौड़ वर्ष 1969 में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके एक सहयोगी थे। वर्ष 1962 से 63 में केजी ने जब लखनऊ स्थित रवींद्रालय के बाहरी हिस्से के लिए अपना बड़ा और प्रसिद्ध प्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स बनाया तो इस 81 फुट लंबे और 5 फुट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल की 13,000 टाइलों को बनाने के काम में केजी के विशेष सहयोगी राजस्थान के क्राफ्टमैन ग्यारसीलाल वर्मा थे। वर्मा बड़ौदा कला महाविद्यालय से जुड़े हुए थे। उन्हीं की मदद से केजी ने बच्चों के लिए प्रसिद्ध और कल्पनाशील लकड़ी के खिलौनों का निर्माण किया। केजी एक और पश्चिम के आधुनिक कलाकारों ब्राक और मातिस से प्रभावित थे, तो दूसरी ओर लोक कलाकारों और शिल्पियों का प्रभाव भी उनकी कला पर देखा जा सकता है। केजी पर मातिस का प्रभाव अधिक था। बाद में वे स्पेनिश अमेरिकन चित्रकार उबेदा की कला की ओर भी आकृष्ट हुए। केजी को एक खास तरह का स्कॉलर कलाकार भी कहा जा सकता है। केजी में एक गंभीर किस्म की बौद्धिकता थी। कला पर उनका लेखन कला समीक्षकों और कला इतिहासकारों से भी अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षक के रूप में भी बड़ौदा में केजी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। केजी ने प्रत्येक छात्र को आगे आने का अवसर दिया और एक कलागुरु के गंभीर दायित्व का निर्वाह भी किया। उनकी बातचीत और कला दोनों में ही एक अद्वितीय परिहास भाव, विनोद वृत्ति और खिलंदड़ापन हमें मिलता है, इसलिए उनकी कला के कैनवास से समकालीन समय की त्रासदियां भी अभिव्यक्त होती हैं। केजी कई विधाओं के कलाकार हैं। वे चित्रकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, म्यूरलिस्ट हैं, प्रिंटमेकर हैं, लेखक, कवि हैं, कला चिंतक हैं। उनकी कला असंख्य रूपों में हमारे सामने आई है। 70 के दशक में टेराकोटा रिलीफ माध्यम केजी की कला का सशक्त माध्यम बना। इन कलाकृतियों में चेहरों, हाथों, अंगुलियों आदि का बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। मुद्राएं एक नई चित्र भाषा में अभिव्यक्त हुई हैं। वर्ष 1971 में उन्होंने बहादुरी के तमगों से लदे जनरलों के चेहरों का निर्माण किया। नीचे एक तमगा उल्टे लटके मृत परिवार का भी है। एक अन्य कृति में शिकारी और उसकी ट्राफियां हैं। केजी टेराकोटा रिलीफ के माध्यम से समय, समाज और राजनीति की मुद्राओं की मार्मिक अभिव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने अपनी कला में सामाजिक और राजनीतिक हिंसा का तीखा चित्रण किया है। वर्ष 2003 में अपनी नई प्रदर्शनी में उन्होंने कैनवास पर तैल रंगों में गुजरात की हिंसा पर तीखा प्रहार किया है। गुजरात 2003 शीर्षक कविता को आर्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी के कैटलॉग में छापा गया है, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। अब कोई रास्ते नहीं बची हैं सिर्फ दीवारें एक दूसरे के बीच विभाजन के लिए। केजी शांतिनिकेतन में रहते हैं, परंतु गुजरात से गहरा और पुराना संबंध होने के कारण वे वहां की सांप्रदायिक हिंसा में अपने लेखन और मित्रों दोनों में ही व्यथित दिखाई देते हैं। भित्तिचित्रण में उन्होंने नया प्रयोग किया है। टेराकोटा टाइलों का पहले निर्माण कर लिया है, फिर उन्हें दीवार पर लगाया गया है। इसमें यदि कहीं त्रुटि हो तो सुधार की गुंजाइश रहती है। इन्हें भित्ति चित्र तथा टेक्सटाइल्स में द्वि-आयामी डिजाइन बनाने में भी कमाल की महारत हासिल है। हैंडलूम बोर्ड के डिजाइन विभाग में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने भारतीय डिजाइनों के स्वरूप और स्वभाव को समझ लिया। अतः उनकी कला में भी उलझे हुए पैटर्न तथा विवरणात्मकता का समावेश हो गया है। वे चिकने धरातलों वाले अलंकरणों के ऊपर सुलिपि का अंकन करते हैं।
ओजपूर्ण रंगों का इस्तेमाल करते हैं। धरातल पर विविध प्रभाव उत्पन्न करने हेतु उन्होंने रेत, बालू, संगमरमर का चूर्ण आदि भी प्रयुक्त किया है एवं चमक उत्पन्न करने के लिए भी उन्होंने विविध पदार्थों का प्रयोग किया। उन्होंने कृतियों में प्लाईवुड, माचिस की तीलियों तथा उलझे हुए तारों का भी प्रयोग किया है। इस स्थिति में रंगों का महत्व गौण हो गया है। आखिर इसमें इकरंगे या भूरे रंगों का प्रयोग उचित समझा गया है। कुछ चित्रों की श्रृंखला को लोग इसी कारण खाकी चित्र श्रृंखला कहने लगे हैं। वे प्रत्येक आकृति के अनेक छोटे छोटे भाग करके उनमें उलझे हुए अलंकरण निर्मित करते हैं। वर्ष 1979 के बाद केजी ने ग्लास पेंटिंग श्रृंखला में बाजार कला पर अपनी एक अलग दुनिया चित्रित की। भारत में कांच पर चित्रकारी की समृद्ध परंपरा रही है। केजी ने इस परंपरा को एक समकालीन रूप दे दिया। आगे जाकर एक्रिलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीक को इन्होंने कई प्रकार की कल्पनाओं एवं परीक्षाओं को अभिव्यक्त करने का साधन बना लिया। चित्र 105 पुसेरा पल्ली तीन परियों की कहानी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी चित्र में इन्होंने सेना के अधिकारी की पत्नी के दिवास्वप्न को चित्रित किया है, कहीं कहीं तो स्त्री पुरुष केले खाते चित्रित किए गए हैं। वर्ष 2002 में केजी सुब्रमण्यन ने एनेमल ऑन आयरन शीट माध्यम में कमरे के भीतर बैठी आकृतियों को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रिंट मेकिंग में भी उन्होंने अनेक नए चित्रण प्रयोग किए हैं। लिथोग्राफ हो या सिल्क स्क्रीन, केजी प्रत्येका माध्यम का जैसे लुत्फ उठाना चाहते हैं। उनकी स्केच बुक की भी अपनी विशिष्टता है। पशुओं और प्रकृति को बार बार स्केच करते रहे हैं। बिल्लियों की ही असंख्य छवियां उनके में दृष्टिगत होती हैं। केजी ने अपनी रचनात्मक कृतियों में स्टिल लाइफ एवं अमूर्तन में भी कई प्रयोग किए हैं। वर्ष 1965 से 67 में उन्होंने कई अमूर्त चित्र भी बनाए। उस समय केजी स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए थे। बड़े आकार के कैनवास पर केजी के रंगों की ताकत और ब्रश की गति तो प्रभावपूर्ण है ही, अक्सर छोटे आकार और कम आकृतियों के चित्रों में भी केजी की पकड़ अधिक प्रभावशाली है। जिन बड़े चित्रों को उन्होंने छोटे छोटे चित्रों में विभाजित किया है, वे उनकी कल्पना और तकनीक के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। बच्चों के लिए विशेष पुस्तकें लिखना एवं इलस्ट्रेशन बनाने का कार्य भी उनका एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वयं केजी इसे रवींद्रनाथ ठाकुर की कला परंपरा के प्रभाव के रूप में देखते हैं। केजी के व्यक्तित्व में आधुनिक कलाकार के लटके, झटके, पागलपन, टेंशन, परेशानियां आदि नजर नहीं आती। केजी का रुझान गांधीवाद की ओर भी रहा है। उनके गुरु केवल कलाकार ही नहीं रहे, चीनी और हिंदी विद्वानों के संपर्क का भी उन्होंने पूरा लाभ उठाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी केजी ने बहुत कुछ सीखा है। समाज और प्रकृति का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे केजी ने अपने चित्रों का माध्यम न बनाया हो। उनके चित्रों में पेड़ों, पत्तियों के साथ साथ बरामदे का दृश्य भी मिल जाएगा। स्टूडियो के भीतर जड़ पदार्थों की उपस्थिति के साथ साथ कमरे के भीतर का जीवन भी मिल जाएगा। एक मुर्गी बेचने वाले के साथ साथ केला खाने वाले भी दिख जाएंगे। एंड्रज में विवाहोत्सव के साथ साथ रविवार को बागवानी करते हुए लोग भी मिल जाएंगे। उनके चित्रों में जहां बॉम्बे आल्टर पीस जैसे चित्रों में खिलंगड़ापन दिखाई देता है, वहीं सांप्रदायिक आग में जलते शहर के माध्यम से यह संदेश भी दिखाई देता है कि शहर जलने के लिए नहीं है। इन्होंने पत्रिकाओं के लिए इलस्ट्रेशन भी बनाए हैं। बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र भी बनाए हैं। केजी के चित्रों में स्त्री के भी विविध रूप दिखाई देते हैं। उनके चित्रों में स्वयं में खोई लड़की से लेकर प्रणय करती, बच्चा जनती, दूध पिलाती, बच्चे पालती, घर में खटती, बागवानी करती, नल से पानी भरती, बाजार में सौदा खरीदती, घर में बतियाती, अखबार पढ़ती, संघर्ष करती,
दंगों का शिकार बनती और अंततः महिषासुर मर्दिनी के रूप में हथियार उठाकर समाज की विसंगतियों से लड़ती स्त्री के विविध रूप चित्रित हुए हैं। उनके चित्रों में स्त्री सिर्फ सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में नहीं बल्कि अपनी पूरी अस्मिता और संभावनाओं के साथ चित्रित है। केजी के चित्रों में स्त्री को देखना भारतीय समाज की आंतरिक बनावट को देखना है। केजी ने सांप्रदायिक स्थितियों को अपने चित्रों में बड़ी गंभीरता से चित्रित किया है। उन्होंने कुर्सी के विविध चित्र बनाए हैं। इन्हीं चित्रों में महंत और मुल्ला के बीच कुर्सी के माध्यम से जिस प्रकार ये आज की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की तरफ संकेत करते हैं, वह मन पर अमिट छाप छोड़ता है। इसी प्रकार केजी ने चित्रों के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया है। चाहे वह ताश पर बेला वादन हो, शिव पार्वती, बनारस, राधा रानी हो या शिकारी। अपने तमगों के साथ केजी ने सामाजिक विडंबनाओं पर बड़ा ही चुटीला व्यंग्य किया है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के संबंध में केजी के विचार हैं कि अपने देश में आधुनिक युग में कला के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। अपने ही सृजन पर पुनर्विचार की प्रक्रिया आरंभ हुई। पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव ऐतिहासिक राजनीतिक कारणों से और सामाजिक सरोकारों से कला पर पड़ा तथा पाश्चात्य कला का भारतीय चित्रकला से घनिष्ठ संपर्क हुआ। पहले भारतीय कला में धर्म तथा अध्यात्म की बहुलता थी, आधुनिक समय में उसकी जगह सामाजिक सरोकारों ने ले ली। भारतीय चित्रकला मिथकों से भरी पड़ी है। उसकी आधुनिकता तक की यात्रा में पूर्वी, पाश्चात्य, पर्सियन, अफ्रीकन कलाओं के आईने में इतने परिवर्तन आए, तब भी वह अपनी शर्तों से विमुख नहीं हुई। उसकी सृजन शैली में स्थानीय यथार्थ का उन्मेष हुआ। जिस भांति देश, दुनिया, समाज और जीवन स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, उसी तरह इन परिवर्तनों के बारे में मुझे लगता है कि आधुनिक पूर्वी कला जब पाश्चात्य कला के संपर्क में आई तो दोनों कलाएं लाभान्वित हुईं। दोनों ने एक दूसरे से काफी कुछ ग्रहण किया और अपने को समृद्ध किया। आधुनिक चित्रकला पर बाजारवाद के प्रभाव पर केजी सुब्रमण्यन की टिप्पणी है कि ट्रेड के कारण लेखकों का नुकसान हुआ। ज्यादा किताब बिकने से रॉयल्टी का लेखकों को ज्यादा लाभ मिला। साहित्य या कला का बाजार यदि बढ़ता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बाजार तो हमेशा रहा है और हर क्षेत्र में रहा है। एक इमारत बनती है तो उसमें अनेक मजदूर खपते हैं और वहां वे अपना श्रम बेचते हैं। लेकिन सिर्फ बाजारमुखी होने से या बिकाऊ चीजें बनाने से कला को नुकसान होने की बात से मैं इनकार नहीं करता। यदि बिक्री के लिए हम कला का स्तर नीचे ले जाएं, तो मुझे कहना पड़ता है कि कला, बाजार अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। महान चित्रकृति एवं अच्छी कला के संबंध में उनके विचार हैं कि महान चित्रकृति वह है जो रसानुभूति कराए और जिस आवेग में वह रची गई है उसका आभास दे। अच्छी कला वह है जो अलौकिक जगत को लौकिकता का स्पर्श कराए, दार्शनिक शिखरत्व का आभास दे और मनुष्य के महत्व का स्पर्श कराए, क्योंकि मुख्यतः मनुष्य ही कला के केंद्र में होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है और उसका परिवेश होता है, प्रकृति होती है। केजी का मानना है कि एक कलाकार जब अपनी कला के बारे में कुछ कहता है तो उसका नजरिया एक कला समीक्षक या इतिहासकार से भिन्न होता है। उनका कहना है कि अपने रचनाकर्म में बहुत सी चीजों को बुनियादी मानता हूं, भावना, प्रेरणा, दका, भीतरी लैंडस्केप, पीड़ा, उत्साह आदि। लेकिन इन चीजों के बारे में बात करने हुए मैं सहज महसूस नहीं करता। जब हम उनका विश्लेषण करने लगते हैं तो ये चीजें छोटी होने लगती हैं। कोई चीज पानी के भीतर व्हेल मछली की तरह ताकतवर होती है, पर जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वह एक बेचारी मछली दिखने लगती है। द आर्टिस्ट ऑन आर्ट 1961।
प्रदर्शनियां 1955 से अब तक केजी सुब्रमण्यन ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, शांति निकेतन, बड़ोदरा, न्यूयॉर्क तथा ऑक्सफोर्ड में अपने चित्रों के 40 से अधिक एकल प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी भाग लिया है, जैसे बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी 1966, जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी 1979 से 80, इंडियन आर्ट वाशिंगटन डीसी यूएसए 1980, एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन 1982, इंडियन आर्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चेस्टर एंड डेविड हर्विच फैमिली मासाचुसेट्स 1960 और फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान 1988। उन्होंने बिनाले ऑफ साओ पाउलो 1961 से 79, टोक्यो जापान 1969 और हवाना क्यूबा 1992 और त्रिनाले इंडिया 1968 से 75 में भी भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया तथा मेक्सिको में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1985 में उन्होंने चीन की यात्रा भी की। सम्मान तथा पुरस्कार, इन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार 1957 से 59 में प्राप्त किया। वर्ष 1961 में ही साओ पाउलो, ब्राजील में वे विशिष्ट सम्मान पदक से विभूषित किए गए। वर्ष 1965 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। केजी सुब्रमण्यन ने त्रिनाले इंडिया का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया। वर्ष 1975 में कला के प्रति उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। वर्ष 1981 में केजी सुब्रमण्यन को कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। 1985 में उन्हें ललित कला अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्यता से सम्मानित किया। विश्व भारती ने उन्हें अबन गगन पुरस्कार प्रदान किया। वर्ष 1992 में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता ने एवं वर्ष 1997 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। केरल की सरकार ने उन्हें मानवीयम रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान किया। 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार, 2009 में देशिकोत्रम विश्वभारती विश्वविद्यालय, 2012 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संग्रह, उनके कुछ प्रसिद्ध भित्ति चित्र ज्योति लिमिटेड बड़ौदा 1955-56, रवींद्रालय लखनऊ 1963, भारतीय मंडप न्यूयॉर्क विश्व मेला 1964 से 65, ललित कला संकाय बड़ौदा 1964 में तथा मेरे सपनों का भारत मंडप गांधी दर्शन नई दिल्ली 1969 में हैं। इसके अलावा उनके असंख्य चित्र देश विदेश के विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी संग्रहों में संग्रहित हैं। केजी के चित्रों में रंग और रेखा दोनों का ही अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। उनके चित्रों में दोनों का स्वतंत्र महत्व है। उनके चित्रों में रेखाओं के साथ रंगों की कोई अनिवार्यता नहीं है। रंग अपना पृथक अर्थ देते हैं एवं रेखाएं अपना पृथक अर्थ। कई बार तो उनकी कृतियों में बड़े से कैनवास के एक कोने में एक आकृति दिखाई देती है, बाकी हिस्सा खाली दृष्टिगत होता है। केजी विषय के अनुसार चित्रण माध्यम का चयन करते हैं। कहीं रंग तो कहीं रेखाएं, कहीं टेराकोटा तो कहीं ग्लास और कहीं सिर्फ स्याही। इसी तरह अनेक बार तो उनके माध्यम ही उनके विषयों को अभिव्यक्त कर देते हैं। इस तरह के प्रयोगों और विषयों के चयन के कारण ही केजी सुब्रमण्यन ने बंगाल कला परंपरा के साथ साथ संपूर्ण कला जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। 29 जून 2016 को केजी सुब्रमण्यन का बड़ोदरा में देहांत हो गया।